कालू कौवे को तेज बुखार था। कालू की पत्नी गोरी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, ये लो पैसे और जाकर बुलबुल से दवा लेकर आओ। गोरी, इसे मत भेजो, खुद चली जाओ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कालू जी, तुम इतना मत सोचा करो। जग्गू को पता है कि उसका पिता बीमार है, वो नहीं खाएगा पैसे। मम्मा, मैं यूं गया और यूं आया। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जग्गू को उसका आवारा दोस्त मिल जाता है। चलो जग्गू, दूसरे जंगल घूमने चलते हैं। क्या बताऊं दोस्त, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मैं तो उनकी दवा लेने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को, वो तो ठीक हो जाएंगे, मगर दूसरे जंगल में मेला 1 साल बाद आएगा। जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ सैर करने निकल जाता है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी, मुझे अपने किए का पता था, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मालूम था जग्गू मेरी तरह लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारी तरह क्या मतलब कालू? गोरी, एक बार की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ बीमार थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, कालू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ अलमारी से पैसे लेकर दवा ले आओ। मैंने अलमारी से पैसे लिए और निकल गया, और मैंने उन पैसों से मिठाई लेकर खा ली। पेट भरने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गया, और जब मैं शाम को घर लौटा तो मेरी माँ मर चुकी थी। कालू, बहुत बुरा किया तुमने, अपने पंखों से ही अपनी माँ को मार दिया। हाँ गोरी, तभी तो मुझे उसकी सजा मिल रही है। मेरा जग्गू भी तो मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि जग्गू को ना भेजो। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं हैं जो मैं आपकी दवा लेकर आऊं। फिर गोरी कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। गोरी कवि चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तभी गुड़िया खिड़की से बोलती है, आंटी, मम्मा तो घर पर नहीं है, वो तो भोजन लेने गई है। अच्छा गुड़िया, कब तक लौटेगी तुम्हारी मम्मा? आंटी, आज वो इंसानों की बस्ती की ओर गई है, शाम को ही लौटेंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पीछे जाती है। बुलबुल बुलबुल, क्या तुमने चिड़िया को देखा है कहीं? हाँ, अभी चिड़िया किसान के मकई के खेत की तरफ जा रही थी। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। गोरी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चिड़िया, तुम्हारे भाई कालू को बहुत तेज बुखार है। मैंने पैसे देकर जग्गू को भेजा था, मगर न जाने वो कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और मुझसे पैसे लेकर कालू की दवा ले आओ। चलो चलो जग्गू, घर चले, तुमने अपने पापा की दवा भी लेने जाना है। मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे तुम यहाँ ले आए। जग्गू कौवा मजे कर रहा था, उधर जग्गू का बाबा कालू कौवा बुखार में तड़प रहा था। गोरी, ये लो पैसे और जाकर कालू भैया की दवा ले लो। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गोरी बहन, कालू भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही करता था, इसीलिए तो आज उसकी संतान उसके साथ ऐसा कर रही है। फिर गोरी कवि दवा लेकर घर आती है और कालू कौवे को देती है। गोरी, मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया, अब तो रात भी होने वाली है। गोरी, उसे जाकर देखो। हाँ कालू, न जाने वो कहाँ चला गया है। फिर गोरी कवि अपने घर से निकलती है तो थोड़ी दूर ही जग्गू कौवा मिल जाता है। जग्गू, शर्म करो, तुम तो अपने पिता की दवा लेने गए थे। मम्मा, मुझे सब मालूम है। जब बाबा दादू की दवा लेने जाते थे तो मेरी तरह चीजें खा जाते थे। लाओ, पैसे दो मुझे। मम्मा, वो तो मैंने मेला देख लिया। गोरी कवि उदास होकर बोलती है, सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। सागर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कवि उड़ती हुई नजर आई। कवि की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा मुझे?
अरे फिर क्या हुआ, अगर देख लिया तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कौवी को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानो चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया, कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानो चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था, हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कौवी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गौरी कौवी को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गौरी कौवी सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गौरी कौवी के पास पहुँचे। आओ गौरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है, दोपहर में मैं नहीं खेलती। गौरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा, चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गौरी कौवी को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले, तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गौरी कौवी पर पड़ी। अरे ये कौवी कौन है? उल्लू की नजर जैसे ही गौरी कौवी पर पड़ी तो पीछे से एक तीर आकर उल्लू को लगा। अरे बाप रे, आ उल्लू दर्द में चीखता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ा। अब गौरी कौवी जिसके भी सामने जाती उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता। अब इन चारों दोस्तों को भी ये बात अजीब लगने लगी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसी शाम चील महारानी ने गौरी कौवी और उसके दोस्तों को बुलाया। गौरी कौवी, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है। अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ, इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गौरी, ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गौरी कौवी। ये सुनकर गौरी कौवी का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है, आज आप गौरी कौवी को यहाँ रहने दे। ठीक है रानो चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गीत ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है, उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है, उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गौरी कौवी और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गौरी बहन। चलो गौरी कौवी, दोपहर शुरू होने वाली है, इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कौवी पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गौरी कौवी अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है, हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गौरी कौवी पर पड़ी। अरे ओ काली कौवी, कहाँ चली आ रही हो?
क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापिस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए, भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गोरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गोरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गोरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी, उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे।